नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, मैं हूँ देवराज चौहान, पार्ट 8। विपुल कैस्ट्रो ज़्यादा दूर नहीं गया था। वो टैक्सी में 6 किलोमीटर दूर बीच पर स्थित अपने दोस्त के होटल माउंट व्यू जा पहुंचा था और एक कमरे में जा बैठा। वो जानता था कि उसका पीछा नहीं किया गया, सब ठीक था, परंतु माइकल की कही बात के प्रति गंभीर था। डोगरा ऐसा कुछ कर सकता था। उसका 35% गोवा का हिस्सा देना जॉर्ज को खटका था। कैस्ट्रो ने सोचा, सही तो लगा था जॉर्ज को कि वो अपने चलते धंधे में से 35% हिस्सा क्यों देगा, कम से कम इतनी आसानी से क्यों देगा। उसे ये बात पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। डोगरा ने ही चाल खेली कि बैठकर प्यार मोहब्बत से बात करे और चंद घंटों बाद उसे मार दें। ऐसे में कोई उस पर शक भी नहीं करेगा कि ये काम उसने किया है। तभी वेटर आया। वेटर पुराना और उसे अच्छी तरह जानता था। कुछ लाऊं सर? वेटर ने मुस्कुराकर पूछा। अभी नहीं, जब अंधेरा होने लगे तो बियर ले आना। बस एक कॉफी ला दो। रात रुकेंगे? वेटर ने पूछा। हाँ। सैमुल कहाँ है? सैमुल उसका दोस्त और होटल का मालिक था। वो आज किसी की मैरिज में गए हैं, परिवार के साथ। कैस्ट्रो ने सिर हिलाया। रात के लिए लड़की का इंतजाम कर दूं? 2 नई छोकरी हैं, एकदम नई हैं। कैस्ट्रो ने सोचा, फिर सिर हिलाया। रात मैं अकेले ही बिताना चाहता हूँ। ठीक है सर, मैं कॉफी लेकर आता हूँ, वेटर ने कहा और चला गया। दरवाजा खुला ही रहा। कैस्ट्रो ने जोएल को फोन किया। ठीक है तू? कैस्ट्रो ने पूछा। हाँ, उधर से जोएल ने कहा। ये जगह सुरक्षित है, जूली आने वाली है। जब तक मैं न कहूँ तब तक बाहर मत निकलना। ओके। तुम कहाँ से? सैमुल के। समझ गया। कैस्ट्रो ने फोन बंद करके रखा और सिगरेट सुलगा ली। वेटर कॉफी दे गया तो उठकर दरवाजा बंद कर लिया। कॉफी समाप्त की। 6:30 बजे फोन बज उठा। हेलो, कैस्ट्रो ने बात की। कैस्ट्रो साहब? जॉर्ज की घबराई आवाज कानों में पड़ी। गजब हो गया, माइकल, टोनी और डेविड विस्फोट में मारे गए। विस्फोट? कैस्ट्रो की आंखें सिकुड़ी। वो तीनों एक बार में बैठे बियर ले रहे थे, एक ही टेबल पर थे। देखने वालों ने बताया कि पहले विस्फोट से माइकल उड़ा, फिर उसके करीब बैठे टोनी और डेविड भी विस्फोट की चपेट में आ गए। उधर से जॉर्ज ने कहा, वो पेन? कैस्ट्रो के होठों से निकला। उस पेन में बम था जॉर्ज। डोगरा मुझे मारना चाहता था। माइकल की खबर सही थी, परंतु माइकल की खबर सुनकर मैंने सावधानीवश वो पेन माइकल को दे दिया। उफ, हरामजादा डोगरा। कैस्ट्रो का चेहरा दरिंदगी से भरने लगा। कुत्ते के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब वो गोवा से बाहर जिंदा नहीं जा सकेगा। मैं उसे? कैस्ट्रो साहब गोवा की जमीन पर खड़ा होकर मेरी जान लेने की कोशिश करता है। उसको मैं कल का सूरज नहीं देखने दूंगा। मैं उसकी लाश को गोवा की सड़कों पर घसीटूंगा। उसे तो मैं? कैस्ट्रो साहब? जॉर्ज धधक रहा था कैस्ट्रो का चेहरा। अभी तैयारी कर, उसे पिल्ले को डी गामा से ऐसे का ऐसे ही उठा लाने। कैस्ट्रो साहब, मेरी भी तो सुनिए। क्रोध में कांप रहा था कैस्ट्रो का चेहरा। मैं कुछ कहूँ? उधर से जॉर्ज ने कहा। कहो, कैस्ट्रो ने दांत पीसकर कहा। गुस्सा कम कीजिए, तभी तो मेरी बात समझ पाओगे। बोलो जॉर्ज, जल्दी कहो। कैस्ट्रो गुस्से से कांप रहा था। विलास डोगरा को गोवा से जाने दीजिए। जॉर्ज, तुम बेवकूफ वाली बात। आप गुस्से में हैं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, इसलिए ठीक से सोच पा रहा हूँ। तभी तो कहा है गुस्सा कम कीजिए। डोगरा को आराम से गोवा से जाने दीजिए। उसके जाने के बाद हम गोवा में डोगरा के ड्रग्स नहीं आने देंगे। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें खत्म कर देंगे, और जो डीलर उसकी ड्रग्स को आगे बेचते हैं उन डीलरों को साफ साफ धमकी देंगे। 2-4 ऐसे भी होंगे जो हमारी बात नहीं मानेंगे, तो उन्हें हम शूट कर देंगे। ये देखकर सब हमारी बात मानेंगे। हम गोवा से डोगरा का नामो निशान मिटा देंगे। उसका ये हाल कर देंगे कि वो गोवा में कभी पैर नहीं रख सकेगा। आया तो हम अपने सारे काम छोड़कर उसे खत्म करेंगे। गोवा में सिर्फ हमारी ही ड्रग्स चलेगी। पुलिस को पहले ही सेट करना पड़ेगा। 7 दिन में फैसला हो जाएगा और आप गोवा के बेताज बादशाह बन जाएंगे। डोगरा को इसी तरह जवाब देना बेहतर है।
इस बार उसे गोवा से जाने दीजिए। अगर हम डोगरा को मारने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो धंधे से भटक जाएंगे। डोगरा तो फिर भी हाथ आ जाएगा, परंतु धंधा नहीं। कैस्ट्रो ने आंखें बंद कर ली। वो अभी भी गुस्से में था, कांप रहा था, तेज सांसें ले रहा था। एक हाथ से फोन कान से लगा रखा था, होठ भिंचे हुए थे, चेहरे पर खतरनाक भाव थे। कैस्ट्रो साहब? हाँ, कैस्ट्रो अपने पर काबू पाने की चेष्टा कर रहा था। मेरी बात मान लीजिए, हम इस वक्त गुस्से में हैं और ये सब करके दिखा भी देंगे। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं गुपचुप तैयारी शुरू कर देता हूँ। डोगरा के कौन आदमी गोवा में माल लाते हैं, उनकी डिलीवरी कौन लेता है, सब पता है। इन सब लोगों की लिस्ट बना रखी है मैंने। इन पर आदमी लगा देता हूँ और डोगरा के गोवा से जाते ही एक ही दिन में इन सबको चुन चुन कर मारेंगे। अपने आदमी आज से ही इन पर नजर रखना शुरू कर। ठीक है जॉर्ज, कैस्ट्रो ने आंखें खोली। मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन जब तक डोगरा गोवा में है, आप खुले में नहीं आना। जहाँ है वहीं रहे। झगड़े में पड़कर हमने वक्त नहीं गंवाना है। हमसे पंगा लेने का क्या मतलब है, डोगरा को समझा देंगे। जॉर्ज, कैस्ट्रो अपने गुस्से को दबाता कह उठा। उस पेन ने तो कमाल कर दिया। सच में उस पेन ने तो डोगरा के हाथों से गोवा निकाल दिया कैस्ट्रो साहब। अब जॉर्ज की आने वाली आवाज में भी सख्ती आ गई थी। वो पेन डोगरा को कभी नहीं भूलेगा। माइकल को ऊपर स्वर्ग मिलेगा ना? कैस्ट्रो ने गहरी सांस ली। पक्का कैस्ट्रो साहब? माइकल तो स्वर्ग में पहुंचकर बहुत खुश होगा। जॉर्ज का स्वर आया। तू जो करना चाहता है जॉर्ज, शुरू कर दे। अब नींद मत लेना, मुझे खबर करते रहना। कैस्ट्रो ने बेहद शांत स्वर में कहा। डोगरा को अब गोवा रास नहीं आना चाहिए। 6:50 हो रहे थे। देवराज चौहान चिंता भरे अंदाज में होटल नाइट शाइन के कमरे में टहल रहा था। उसके होंठ भिजे हुए थे, हाव भाव से व्याकुलता टपक रही थी। माथे पर रहकर बल नजर आ रहे थे। हरीश खुदे कुर्सी पर बैठा रहकर देवराज चौहान को देखने लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे देर से दोनों के बीच कोई बात न हुई हो। लगा? देवराज चौहान ने ठिठक कर खुदे से कहा। खुदे ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, परंतु नंबर नहीं लगा। कोई फायदा नहीं। खुदे फोन जेब में रखता कह उठा। स्विच ऑफ आ रहा है। कुछ हो गया है खुदे। देवराज चौहान के दांत भिंच गए। जगमोहन रमेश टुडे के पीछे था। उससे जब आखिरी बार बात हुई तो वो करवार में डोगरा पर नजर रख रहा था कि उसके बाद उसका कोई फोन नहीं आया। वो उसकी नजरों में आ गया होगा, खुदे ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान की कठोर निगाहें खुदे पर जा टिकी। वो उनकी नजरों में आ गया होगा। देवराज चौहान ने खुदे को घूरा। ये बात तुमने कितनी आसानी से कह दी। जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जगमोहन, रमेश टुडे जैसे हत्यारे से टकरा गया। टुडे ने ही हमें घेरा होगा। खुदे ने सहमति में सिर हिलाया। टुडे कितना खतरनाक है, कल रात मैंने देख लिया था। तुमने भी तब देखा था उसे। अगर जगमोहन उसका मुकाबला न कर सका होगा तो इसका मतलब जानते हो? देवराज चौहान गुर्रा उठा। जगमोहन की जान जा सकती है इसमें, शायद चली भी गई हो। खुदे गंभीर सा कह उठा। कई घंटों से जगमोहन से हमारा संपर्क नहीं हुआ। अब क्या पता इस वक्त के बीच उसके साथ क्या हुआ है। वो सही हालत में होता तो फोन जरूर करता। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। अब हम उसे कहाँ ढूंढे? हमें तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ होगा। खुदे ने पुनः कहा। अगर जगमोहन और टुडे आमने सामने पड़ गए हैं और जगमोहन खुद को बचा नहीं सका तो इस वक्त उसकी लाश कहीं करवार में ही। खुदे! देवराज चौहान गुर्रा उठा। चेहरा धधक उठा उसका। खुदे चुप कर गया। जगमोहन को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं। तभी नगीना दरवाजा खोलते हुए भीतर आई और देवराज चौहान के चेहरे के भावों को देखकर ठिठक गई। उसने खुदे पर निगाह मारी। गंभीरता थी उसके चेहरे पर। फिर कह उठी, जगमोहन की कोई खबर? खुदे ने इनकार में सिर हिला दिया। नगीना ने दरवाजा बंद किया और व्याकुल स्वर में कह उठी, जगमोहन का फोन न मिलना और उसका फोन न आना जाहिर करता है कि उसके साथ बुरी घटना घट गई है। नगीना के चेहरे पर कठोरता आ गई। स्पष्ट है कि वो विलास डोगरा के हाथों में जा पड़ा है। टुडे के? खुदे बोला। एक ही बात है, टुडे डोगरा का ही हिस्सा है।
टुडे के हाथों फंसने का एक ही मतलब है कि उसने जगमोहन को जिंदा नहीं छोड़ा होगा, खुदे ने कहा। कोई कुछ न बोला। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रोध और विवशता के भाव दिखे। नगीना के चेहरे पर कठोरता थी। अब हमें क्या करना चाहिए? खुदे बोला। हम डी गामा होटल चलेंगे। देवराज चौहान कुर्रा उठा। डोगरा से जगमोहन के बारे में पूछेंगे और डोगरा को खत्म। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई। सबकी निगाह दरवाजे की तरफ उठी। खुदे जल्दी से कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा कि बाहर जगमोहन न हो, परंतु आने वाली मोना चौधरी थी। मोना चौधरी ने देवराज चौहान के सुलगते चेहरे को देखा। देवराज चौहान ने अपने चेहरे के भावों पर काबू पाने की असफल चेष्टा की। मेरे ख्याल में जगमोहन के बारे में बात चल रही है, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। मोना चौधरी की बात पर वे तीनों चौंके। तुम्हें जगमोहन के बारे में क्या पता? नगीना के होठों से निकला। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मोना चौधरी ने तीनों को देखकर कहा। वो महाजन के पास है, बिल्कुल ठीक है, परंतु अभी होश में नहीं है। खतरा नहीं है उसे किसी प्रकार का, निश्चिंत रहो। कहाँ है वो? करवार के एक होटल में। क्या हुआ था? मैं ज्यादा नहीं जानती, मोना चौधरी बोली और टुडे का हुलिया बताकर बोली। ये आदमी उसे रिवॉल्वर के दम पर समंदर में ले गया था। तब महाजन जगमोहन के पीछे उस पर नजर रख रहा था। मैं और पारसनाथ यहाँ बीच रेस्टोरेंट में थे, जहाँ तुम सब लोग डोगरा के आने का इंतजार कर रहे थे, परंतु महाजन सुबह से ही जगमोहन पर नजर रख रहा था। इस प्रकार वो जगमोहन के पीछे करवार पहुंचा। वो आदमी जगमोहन को बोट पर समंदर में ले गया और पौन घंटे बाद अकेला ही वापस लौटा। महाजन समझ गया कि उसने जगमोहन की हत्या कर दी है। फिर भी महाजन बोट लेकर जगमोहन की तलाश में समंदर में चला गया। वहां उसे जगमोहन कैसे मिला ये तो मुझे मालूम नहीं, परंतु इस वक्त वो महाजन के पास बेहोशी की अवस्था में करवार के एक होटल में मौजूद है। महाजन ने जगमोहन को बचाकर हम पर एहसान किया है मिन्नो, नगीना खुशी भरे स्वर में कह उठी। मैं तुम लोगों का ये एहसान याद रखूंगा मोना चौधरी। देवराज चौहान एकाएक तनाव मुक्त होने लगा था। खुदे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ ठहरी। देवराज चौहान चेहरे पर मौजूद कल के घावों के निशानों को टटोलने लगा। जगमोहन के ठीक होने की खबर पाकर वो बड़ी राहत महसूस कर रहा था, वरना जगमोहन के बारे में सोचकर तो उसकी जान ही निकली हुई थी। मोना चौधरी बाहर निकल गई तो हमारा ख्याल ठीक निकला कि जगमोहन की भिड़ंत टुडे के साथ हो गई थी, खुदे बोला। जगमोहन ने कहा था कि टुडे निशाने पर है उसके, पर मैंने मना कर दिया था, देवराज चौहान ने कहा। चेहरे पर कठोरता थी और सोचें नाच रही थी। अब डोगरा सतर्क हो चुका है। आज भी इस रेस्टोरेंट पर उसने विपुल कैस्ट्रो से मिलना था, परंतु एकाएक उसने जगह बदल दी। स्पष्ट है कि वो समझ गया है कि प्रकाश दुलेरा ने हमें उसके प्रोग्राम के बारे में बता दिया है। अब वो 4 दिन और गोवा में है। इन 4 दिनों में हम उसे आसानी से समझा सकते हैं कि हमें दुलेरा ने कुछ नहीं बताया। वो कैसे? खुदे बोला। गोवा के बाद डोगरा का अगला पड़ाव कर्नाटक का शहर हवेरी है। वहां उसने कहां पर कितने बजे किससे मिलना है हम जानते हैं। हम कल सुबह ही हवेरी के लिए रवाना होंगे और हवेरी में डोगरा को घेरने का पूरा जाल बिछाएंगे। वो यहाँ पर व्यस्त होगा और हम हवेरी में उसके लिए जाल तैयार कर रहे होंगे। गोवा में हमें आगे कुछ न करता पाकर वो यही समझेगा कि हमें उसके प्रोग्राम का कुछ पता नहीं है और हम वापस चले गए हैं। उसकी वजह शायद वो ये समझेगा कि हम जगमोहन के लापता होने से परेशान हैं। इन हालातों में हम और गोवा में रहे तो डोगरा से टकराव हो जाने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, नगीना ने कहा। यह भी संभव है, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तो कल हम हवेरी के लिए निकल रहे हैं, खुदे बोला। हाँ। फिर देवराज चौहान ने नगीना से कहा, तुम देवेंद्र साठी, बांके और सरबत सिंह के साथ कल हवेरी के लिए चलोगी और उधर थॉमस पार्क के पास गोल्डन होटल में रुकोगी। नगीना ने सिर हिला दिया। उसी वक्त दरवाजा खुला और पारसनाथ ने भीतर कदम रखा। मैं अभी बाहर से आया हूँ, पारसनाथ बोला। बाहर कुछ लोग मंडरा रहे हैं, जैसे वे होटल पर नजर रख रहे हों। मैंने ये बात मोना चौधरी को बताई तो उसने कहा कि तुम लोगों को बता दो। मोना चौधरी अब तुम लोगों के काम आ रही है। कितने आदमी हैं बाहर? देवराज चौहान ने पूछा। 5-6 तो मैंने देखे हैं। वो इस होटल पर नजर रख रहे हैं,
पक्का, वो तुम लोगों के लिए ही मौजूद होंगे, हमारे लिए नहीं, कहकर पारसनाथ चला गया। वो डोगरा के आदमी होंगे, खुदे ने विश्वास भरे स्वर में कहा। चंद पल वहां चुप्पी रही, फिर नगीना कह उठी, मैं साठी के पास जा रही हूँ, सुबह हवेली के लिए जाने का प्रोग्राम पक्का है ना? रुको अभी, देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला। डोगरा के आदमियों ने हमें ढूंढ निकाला है और बाहर वो हम पर नजर रख रहे हैं। हो सकता है कि रात में वो हम पर हमला कर दें या हम पर नजर ही रखें। अगर सुबह तक सब कुछ ठीक रहता है तो जाना हमने हवेली ही है, परंतु पहले 1 घंटे तक हम मुंबई के रास्ते पर जाएंगे। अगर डोगरा के आदमी हम पर नजर रख रहे हों तो वो यही समझे कि हम मुंबई वापस चले गए हैं, फिर वहां से पलटकर कर्नाटक के हवेली शहर की तरफ चल देंगे। जैसे हम अलग अलग ग्रुप में गोवा तक आए हैं, सुबह इसी तरह ही हम सब यहाँ से चलेंगे। मैं डोगरा को विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि हम उसके पीछे से हट गए हैं। समझ गई, नगीना बोली। ये बात मोना चौधरी से भी कह देना कि हम किस प्रकार गोवा से निकलकर हवेली जाएंगे, वो भी हमारे पीछे जरूर आना चाहेगी। महाजन और जगमोहन? नगीना ने पूछा। उनकी तुम फिक्र मत करो, महाजन का फोन नंबर मेरे पास है, मैं उसे बता दूंगा कि जगमोहन के साथ उसे हवेली कहाँ पर आना है। वैसे जगमोहन हवेली के प्रोग्राम के बारे में सब कुछ जानता है, वो समझ जाएगा। नगीना बाहर गई तो खुदे बोला, अगर बाहर मौजूद आदमियों ने रात में ही हम पर हमला कर दिया तो? मेरे ख्याल में वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। ये गोवा का भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ वो गोलियां नहीं चलाना चाहेंगे। फिर भी हम इस बात की तैयारी कर लेते हैं कि हमला होने पर उन्हें जवाब दे सके। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला, मैं जगमोहन के बारे में सोच रहा हूँ कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। महाजन ने उसे किस हाल में समंदर से निकाला होगा। वो ठीक है, हमारे लिए इतना ही बहुत है, खुदे ने कहा। देवेन साठी कठोर सी निगाहों से नगीना को देखता कह उठा, ये तुमने क्या मजाक बना रखा है? कभी कोल्हापुर, कभी गोवा तो कभी हवेली। तुम मुझे? साठी, नगीना बोली, मैं दिन में 2 बार तुम्हारे परिवार से तुम्हारी बात कराती हूँ। तो? साठी ने होठ खींच लिए। तुम्हें इसी बात में तसल्ली होनी चाहिए कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। तुम जो भी कर रहे हो अपने परिवार की खातिर कर रहे हो, और हम तुम्हें साथ लेकर जो करना चाहते हैं उसका मतलब है आने वाले वक्त में होने वाले झगड़े को रोकना। तुम देवराज चौहान को अपने भाई का हत्यारा समझते हो, जबकि तब देवराज चौहान की कमान पीछे से डोगरा संभाले हुए था। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी बकवास पर मैं यकीन कर लूंगा? साथ ही गुर्राया। यकीन दिलाने के लिए ही तो तुम्हें साथ साथ लिए घूम रहे हैं, ताकि एक मुलाकात डोगरा से हो जाए। तो ठीक है, माना एक मुलाकात डोगरा से हो गई, परंतु उसने वो बात ना कही जो तुम उसके मुंह से निकलवाना चाहते। वो कहेगा। नगीना का चेहरा खतरनाक भावों से भर उठा। साठी ने नगीना को घूरा। उसके सिर से रिवॉल्वर लगाकर तो तुम लोग उसे कुछ भी कहने को मजबूर कर सकते हो। हमारी कोशिश होगी कि ऐसा ना हो। वो खुशी से इस बात को कबूलेगा, नगीना ने सख्त स्वर में कहा। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि तुम लोग कुत्ते की तरह मुझे अपने साथ घुमाते रहो। मत भूलो, मैं देवेन साठी हूँ और तुम लोगों से ज़्यादा ताकत रखता हूँ। बेशक अपने परिवार की वजह से, परंतु एक हद से ज़्यादा मैं नहीं दब सकता। हमारा तुमसे वादा है कि डोगरा के मरते ही तुम्हारे परिवार को आज़ाद कर देंगे। अभी क्यों नहीं उन्हें आज़ाद कर देते? अभी तुम्हारे परिवार को आज़ाद किया तो तुम देवराज चौहान की जान लेना चाहोगे। मैं जुबान देता हूँ कि जब तक देवराज चौहान डोगरा को ख़त्म नहीं कर देता, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। तुम बाद में भी उसे कुछ मत कहो, हम इस कोशिश में हैं। वो मेरे भाई का हत्यारा साठी। खामोश बैठे बांकेलाल और राठौर का हाथ मूछ पर जा पहुंचा। थारी खोपड़ों में बातों ना आए हो कि हम थारी को समझाने के वास्ते साथों में रखे हुए हो कि असल बातों कुछ और होवे। तुम लोगों की बातों को मैं यकीन करने वाला नहीं, साठी ने दांत पीस कर कहा। मारे को लागो, थारे को अपनों परिवारों की फिक्रो ना होवे हो। धमकी दे रहे हो? साठी का चेहरा गुस्से से सुलग उठा। आहो, बांकेलाल राठौर खतरनाक स्वर में कह उठा। थारे परिवार को वडो होगा।
साठी दांत भींचे कसमसाकर रह गया। थारे को वो ही करनो पड़ो जो अम चाहो हो। तुम मारी मुट्ठी में होवे, मारे को खुशी ना होवे। थारे को गोदों में ले लेके घूमणों का, मारे सिरों पर भी बोझो पड़ो हो। मारे को औरों गुस्सा मत दिलायो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। देवेन साठी बेबस सा कह उठा। अभी तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सरबत सिंह बोला। अच्छा यही है कि हमारी बात मानते रहो। साठी कसमसाया सा बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद नगीना ने साठी से कहा, बाहर होटल पर डोगरा के आदमी नजर रखे हुए हैं। वे रात को हमला भी कर सकते हैं हम पर। हम पर? मुझ पर नहीं, तुम लोगों पर, साठी बोला। तब गोलियां तुम्हें भी लग सकती हैं। हम नहीं जानते कि उन लोगों का इरादा क्या है। उन्होंने तुम लोगों को कैसे ढूंढा? साठी कुछ गंभीर हुआ। ढूंढ लिया होगा। गोवा में मेरे काफ़ी आदमी हैं। मैं अभी फ़ोन करके उन्हें। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, नगीना बोली। सब ठीक रहा तो सुबह हम निकल जाएंगे। अगर रात में ही उन्होंने हमला कर दिया तो हम तैयार रहेंगे, उनका मुकाबला आसानी से कर लेंगे। नगीना विश्वास भरे स्वर में बोली। उनके हमला करने की स्थिति में हमें रातों रात ही गोवा से निकल जाना होगा। हमारा अगला ठिकाना हवेली का गोल्डन होटल होगा। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों के साथ इस तरह कैद में रहूं, साठी तीखे स्वर में बोला। खुद को कैद में मत समझो, तुम दोस्तों की तरह हमारे साथ रह रहे हो, नगीना ने शांत स्वर में कहा। तभी नगीना का फोन बज उठा। हेलो, नगीना ने बात की। तुम लोग गोवा में हो? उधर से सोहन लाल ने पूछा। हाँ, क्यों? यूं ही, यहाँ सब ठीक है। सरबत सिंह पास में हो तो बात करा दो। वो पास में है, कहते हुए नगीना सरबत सिंह की तरफ बढ़ी। सोहन लाल तुमसे बात करना चाहता है। सरबत सिंह ने सोहन लाल से बात की। ये हंसा, जवाई और प्रेमी कौन है? उधर से सोहन लाल ने पूछा। सरबत सिंह चौंका। क्या हुआ? सरबत सिंह के होठों से निकला। मेरी बात का जवाब दो। मेरे दोस्त हैं, वो घर पर आए क्या? वो तीनों कमीने 2.5 दिन से यहाँ पर हैं। हमने उन्हें भी पाटिल के साथ बांध रखा। ऐसा क्यों किया? सरबत सिंह बोला। वो मेरे दोस्त हैं, उन्हें तुम्हारे दोस्तों की करतूतें बताने के लिए ही तुमसे बात कर रहा हूँ। 2.5 दिन से इसलिए बात नहीं की कि सोचा तुम काम पर लगे हुए हो, क्यों परेशान करूँ तुम्हें। लेकिन ये सब सुबह से तंग कर रहे हैं कि तुमसे बात करना चाहते हैं। ये तीनों यहाँ पर ये सोच कर आए थे कि तुम देवराज चौहान को जानते हो और देवराज चौहान ने साठी के परिवार को बंधक बना रखा है। ऐसे में साठी ने 5 करोड़ का इनाम लगा रखा है जो उसके परिवार की खबर देगा। ये तुम्हारे द्वारा ये जानना चाहते थे कि देवराज चौहान ने साठी के परिवार को कहाँ रखा है ताकि साठी से 5 करोड़ कमा सकें। ओह, सरबत सिंह ने गहरी सांस ली। तीनों खुरापाती हैं। अब वो यहाँ के हालातों से पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बंधे हुए वो बहुत तंग कर रहे हैं और सुबह से रट लगा रखी है कि तुमसे बात करना चाहते हैं। सोहन लाल की आवाज़ कानों में पड़ी। सरबत सिंह के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। तुम बात करना चाहते हो उनसे? अब मैं क्या कहूँ उनसे? सरबत सिंह उलझन भरे स्वर में बोला। एक बार बात कर लो, उन्हें शांति मिल जाएगी। वो सोचते हैं कि तुम्हें उनके बंधे होने का पता होता तो उन्हें छुड़ा लेते। अगले ही पल फोन पर प्रेमी की आवाज़ सुनाई दी। सरबत, ये तू है? बोल तो। क्या हाल है प्रेमी? सरबत सिंह ने गहरी सांस ली। हाल तो बहुत बुरा है, प्रेमी की शिकायत भरी आवाज़ आई। ये लोग तुम्हारे साथी हैं क्या? हाँ, सालों ने हमें बांध रखा है। हंसा और जवाई भी मेरे साथ हैं। तू इन्हें कहता क्यों नहीं कि छोड़ दे हमें? यार, हम तो तेरे पास 5 करोड़ कमाने का प्रोग्राम लेकर आए थे, पर यहाँ तो तूने पहले ही साठी के परिवार को पकड़ रखा है। वो 5 करोड़ का माल है। तेरे को पता है क्या, साठी ने उनका पता बताने वाले को 5 करोड़ देने को कहा है। सरबत सिंह ने साठी पर नजर मारी और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दिमाग खराब है मेरा? मैं तेरे को 5 करोड़ का प्रोग्राम बता रहा हूँ और तू मुझे पागल कहता है? क्या हो गया है तेरी बुद्धि को? मेरी बात को शायद तू समझा नहीं। मैं तेरी बात समझ गया
कि साठी अपने परिवार की खबर देने वाले को 5 करोड़ दे रहा है, यही ना? यही यही और उसका परिवार तेरे घर पर है, तो सोचना कैसा? तेरे को पता है, जमाई कहता है कि काम बन गया तो वो शादी कर लेगा। 1.25 करोड़ हर एक के हिस्से में आ रहा है ना तेरे को? साठी सरबत सिंह को देखने लगा था अपना नाम सुनकर। जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मामला देवराज चौहान का है, समझे? वो तो देवराज चौहान के साथ लगा रहे, हम उसके परिवार को ले उड़ते हैं, तेरे को तेरा हिस्सा दे देंगे, कसम से। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। 5 करोड़ का मामला है और तू कहता है कुछ भी नहीं हो सकता। साथ ही कानों में जमाई की आवाज पड़ रही थी। वो कह रहा था, मेरी बात करा, मेरी बात करा। तुम लोगों को अभी कुछ पता नहीं। ये मामला वैसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। वैसा ही है, 5 करोड़ का। सरबत सिंह के चेहरे पर उखड़े भाव आ गए। कम से कम हमारे हाथ पांव तो खुलवा दे। हम तेरे दोस्त नहीं क्या? यहाँ हमारी पूरी गत बनी हुई है। इस वक्त तुम लोगों के दिमाग खराब हैं और तुम्हारा बंधे रहना ही ठीक है, सरबत सिंह ने कहा और फोन बंद करके उसे नगीना को थमा दिया। तभी देवेंद्र साठी कह उठा, मेरा परिवार तो ठीक है? सब ठीक है, सरबत सिंह बोला। का बात होवे? बांकेलाल राठौर ने पूछा। कुछ नहीं, सब ठीक है, सरबत सिंह ने सिर हिलाकर कहा। गोवा के मुख्य बीच के किनारे पर स्थित रेस्टोरेंट से रमेश टुडे ने हैवर्ड्स 5000 की ठंडी बियर ली और घूंट भरते हुए समंदर के किनारे की तरफ बढ़ गया। अंधेरा घिर रहा था, परंतु बीच पर पूरी रौनक थी। इस बीच पर रात 11 बजे तक लोग मस्ती से घूमते रहते थे। अधिकतर नए ब्याह किए जोड़े होते या फिर लड़के लड़कियों की संख्या ज्यादा होती। परिवार वाले लोग तो शाम ढले कम ही दिखते थे। समंदर किनारे पेड़ों की तरफ या झाड़ियों की तरफ जोड़े को अकेले मस्ती मारते देखे जाना आम बात थी। आधी बियर खत्म होते होते रमेश टुडे समंदर किनारे पहुंच गया था। कुछ दूर मौजूद रेस्टोरेंट की रोशनियां इस अंधेरे में समंदर की लहरों को चमका रही थी। वो पास ही रेत पर बैठ गया। तभी टुडे का फोन बज उठा। टुडे ने फोन निकालकर बात की। हेलो, मैं रहमान बोल रहा हूँ। 1 घंटा पहले हमने देवराज चौहान और दूसरे लोगों को ढूंढ लिया है। कहाँ है वो? नाइट शाइन होटल में। बाबा से मेरी बात करा, टुडे ने कहा। 1 मिनट, उधर से कहा गया। फिर चंद पलों के बाद दूसरी आवाज आई। कहिए टुडे साहब, तू जगमोहन को पहचानता है? बराबर। जगमोहन दिखा तेरे को? नहीं। पता कर, किसी को तेरे पर शक ना हो। दोपहर में मैंने जगमोहन को मारा था। वो मरा है या नहीं पता नहीं। समझ गया, पता करके फोन करता हूँ। 1 घंटे के बाद बाबा का फोन टुडे को आया। मैंने वेटर को 200 रुपया देकर पटाया है। उसे जगमोहन का हुलिया बताया तो उसने कहा कि ये आदमी तो सुबह सुबह ही होटल से चला गया था, उसके बाद वापस नहीं लौटा। बाबा ने उधर से कहा। टुडे के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। वेटर ने बताया कि शाम को जब उस कमरे में कॉफी लेकर गया था तो वो बात कर रहे थे कि जगमोहन का फोन क्यों नहीं लग रहा। वो सब कुछ परेशान लग रहे थे। बाबा की पुनः आवाज आई। ठीक है, तुम लोग होटल पर नजर रखो। कोई खास बात हो तो मुझे फौरन फोन करना, नहीं तो नजर रखते रहो। कहने के साथ ही टुडे ने फोन बंद करके जेब में रखा और बोतल उठाकर खाली की। फिर उसे एक तरफ लुढ़का दी। सामने समंदर को देखने लगा। पीछे से आती रेस्टोरेंट की रोशनी में पानी की लहरें रह रहकर चमक रही थी। करवार का एक साधारण सा होटल, बेस्ट होटल नाम था उसका। एक मकान को ही होटल का नाम दे दिया गया था। कुल 8 कमरे थे उसमें, 4 नीचे 4 ऊपर। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में जगमोहन बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। वो बेसुध हाल में था। उसकी बगल में महाजन नींद में था। कमरे में नाइट बल्ब का पर्याप्त प्रकाश फैला हुआ था। खुली खिड़की से हवा आ रही थी। कमरे में पंखा भी चल रहा था। बेड के अलावा कमरे में प्लास्टिक की 2 कुर्सियां मौजूद थी और पुराना सा सेंटर टेबल था। उस पर कॉफी के 2 खाली प्याले रखे थे जो कि महाजन के ही थे। रात का 1:30 बज रहा था और बाहर से किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी। शांति थी। तभी जगमोहन के होठों से मध्यम सी कराह निकली। वो थोड़ा सा हिला। महाजन की आंख फौरन खुल गई।
उसने लाइट ऑन कर दी तो जगमोहन को होश आते देखा। उसके होठों से पुनः कराह निकली और उसने आंखें खोल दी। चंद पल तो वो छत को ही देखता रहा, फिर उठ बैठा। महाजन पर निगाह पड़ी तो हैरानी से वो महाजन को देखता सा रह गया। महाजन मुस्कुराया और बेड के कोने पर बैठता बोला, कैसे हो? मैं कहाँ हूँ? जगमोहन कह उठा, करवार के एक होटल में। लेकिन मैं तो समंदर में जा गिरा था उस बोट से, और फिर मैं उस अंडर वाटर पर ही तैरता वहां से दूर होता चला गया। वो रमेश टुडे आसानी से तब मेरी जान ले सकता था, ये मेरी समझ में आ गया था। उसके पास बोट थी, अगर मैं पानी से बाहर निकलता तो वो बोट से ही मुझे टक्करे मारकर खत्म कर देता। मैं अंडर वाटर तैरता रहा जब तक मेरे में हिम्मत थी। वहां से मैं काफी दूर आ गया था, बहुत थक गया था। उसके बाद मैं समंदर की सतह पर आया तो मुझे हर तरफ समंदर ही समंदर दिखा। शायद मैं किनारे से और भी दूर आ गया था, रास्ता भटक गया था। जगमोहन ने गहरी सांस ली। मैं तैरता रहा जब तक मेरी हिम्मत साथ देती रही। फिर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मुझे यही लगा कि मैं मर जाऊंगा। तो मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? मैंने सुबह सुबह तुम्हें नाइट शाइन होटल में जाते देखा तो बेबी के कहने पर तुम्हारे पीछे लग गया और इस तरह करवार आ पहुंचा। हम उसी आदमी, जिसे कि रमेश टुडे कह रहे थे, का पीछा करते करते करवार आए थे। मैंने तुम्हें और टुडे को बोट पर समंदर में जाते देखा। मैं जानता था कि तुम्हें रिवॉल्वर दिखाकर ले गया है, परंतु मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता था। 45 मिनट बाद उसे अकेले ही बोट में आते देखा तो समझ गया कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया है। मौका पाते ही मैं बोट लेकर समंदर में तुम्हारी तलाश में निकल गया। समंदर में बहुत आगे, करीब आधा घंटा की दूरी पर तुम किस्मत से ही मुझे दिख गए। तुम बेहोश थे और लहरें तुम्हें कभी समंदर के भीतर ले जा रही थी तो कभी तुम समंदर की सतह पर आ रहे थे। शायद ये वो ही वक्त था जब तुम बेहोश हुए थे। अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो जाता तो तुम समंदर में डूब चुके होते। ओह! जगमोहन ने अपना सिर पकड़ लिया। वापस आने पर यह ही होटल मुझे दिखा तो तुम्हें यहाँ ले आया। मुझे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला। यहाँ के 2 लोगों ने ही जैसे तैसे करके तुम्हारा अंधा इलाज किया और कहा कि तुम्हें होश आ जाएगा। महाजन ने कहा, और तुम्हें होश आ गया? तुमने बहुत बड़ी मेहरबानी की मुझ पर। जगमोहन से कुछ कहते न बना। महाजन मुस्कुराकर रह गया। मैं देवराज चौहान से बात करना चाहता हूँ। वो परेशान हो रहा। उसे पता है कि तुम मेरे पास हो। मैंने बेबी को बता दिया था। 3 घंटे पहले देवराज चौहान का फोन यहाँ पर आया था। वो कह रहा था जगमोहन के ठीक हाल में आने पर तुम्हारे साथ कर्नाटक के हवेरी शहर पहुँचूं। बेबी ने भी मुझे ऐसा कहा। हवेरी? हाँ, हमारा गोवा से निकल जाने का प्रोग्राम बन चुका था। जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा। मुझे मालूम है कि हमने हवेरी में कहाँ जाना है। हम डोगरा को निश्चिंत कर देना चाहते हैं कि हम उसके पीछे से हट गए हैं। ये तुम लोगों का मामला है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हवेरी जरूर जाऊंगा। बेबी भी वहीं जा रही है। महाजन सिर हिलाकर बोला। जगमोहन चुप रहा। बोट पर क्या हुआ था? महाजन ने पूछा। जगमोहन बताने लगा। अगले दिन सुबह होटल डी गामा। रीटा डार्लिंग, विलास डोगरा बेड पर टेक लगाए बैठा कॉफी के घूंट भरता मुस्कुराकर कह उठा। सुबह सुबह तो तुम खास हसीन लगती हो। रात की मस्ती का नशा तुम्हारे चेहरे पर सवार रहता है। तू मेरे जीवन की बहार है रीटा डार्लिंग। मुझे तो लगता है आप ही मेरे जीवन को सवारे हुए हैं, नहीं तो मैं थी ही क्या। तुम कितनी अच्छी बातें करती हो। हम दोनों ही एक दूसरे की जरूरत हैं। कितना प्यार है हम में, है ना? आप मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे हमेशा खुश रखते हैं। आपको पाकर मेरी जिंदगी सफल हो गई। तेरे बिना तो मैं भी बेकार था। मैं तभी फोन बजने लगा। डोगरा ने पास रखा मोबाइल उठाया और बात की। दूसरे हाथ में कॉफी का प्याला था, दूसरी तरफ गोरे था। डोगरा साहब, गोरे की आवाज कानों में पड़ी। कल शाम माइकल मारा गया। ये तो बढ़िया बात है कि माइकल मारा गया। डोगरा कह उठा। वो तो यहाँ परेशानियां खड़ी कर रहा था। रेस्टोरेंट में अपने 2 साथियों के साथ बैठा बियर पी रहा था कि विस्फोट से उड़ गया। विस्फोट से उड़ गया?
डोगरा के माथे पर बल दिखने लगे। हाँ डोगरा साहब, कई लोगों ने वो नज़ारा देखा। पहले माइकल के शरीर के टुकड़े बिखरते देखे गए, फिर साथ ही साथ उसके दोनों साथी भी इस विस्फोट में उड़ गए। सब कुछ 5 सेकंड में हो गया, उधर से गोरे ने कहा। रीटा की निगाह डोगरा पर थी। 2 पल चुप रहकर डोगरा बोला, वो विस्फोट किस चीज का था? पुलिस का कहना है कि वो बम का विस्फोट था। उस वक्त माइकल के पास कोई बम था जो कि अचानक फट गया। डोगरा के होठ सिकुड़े। बम ऐसे तो नहीं फटते गोरे। जो खबर पता है वो ही बता रहा हूँ। तो माइकल किसी गोली से या चाकू से नहीं मरा, बम के विस्फोट से मरा। जी हाँ, पुलिस का कहना है कि वो छोटा बम था परंतु पावरफुल था। धमाके की आवाज भी ज्यादा तेज नहीं थी। डोगरा ने कॉफी का प्याला बेड पर ही रख दिया। रीटा फौरन उठी और प्याला वहां से उठाकर तिपाई पर रखा। क्या माइकल दोपहर के बाद किस किस से मिला था? विलास डोगरा ने पूछा। ज्यादा तो खबर नहीं, परंतु वो विपुल कैस्टो से मिला था, गोरे की आवाज आई। डोगरा के होठ कस गए। कैस्टो से मिला? कब? सुना है कि शाम 4 बजे के आसपास मिला था। डोगरा ने गहरी सांस ली। कोई और नई खबर? और तो कुछ नहीं डोगरा साहब। कैस्टो की कोई खबर? नहीं। हो तो बताना। कहने के साथ ही डोगरा ने फोन बंद कर दिया। चेहरे पर सोचे नाच रही थी। क्या हुआ? रीटा ने पूछा। थोड़ी गड़बड़ हो गई है। डोगरा ने सिर हिलाया। क्या? रीटा उठी और तिपाई से कॉफी का प्याला उठाकर डोगरा को थमा दिया। वो पेन मैंने कैस्टो को दिया था और कैस्टो ने मुझसे मिलने के बाद माइकल से मिला और पेन उसे दे दिया। उसने ऐसा क्यों किया? शायद उसे पेन पर कुछ शक हो गया हो कि उसमें बम है। डोगरा ने रीटा को देखा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ हो। कैस्टो को पता चला होता कि आपने उसे बम लगा पेन दिया है तो वो चुप ना बैठता। तो उसने पेन माइकल को क्यों दिया? कोई दूसरी वजह रही होगी। तो पेन में हुए विस्फोट से माइकल मारा गया। बुरा हुआ। मैं तो कैस्टो को खत्म करना चाहता था। रीटा डार्लिंग, किस्मत कब कहाँ घूम जाए पता ही नहीं चलता। कैस्टो को खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना वो गोवा से मेरा ड्रग्स का धंधा उखाड़ देगा। डोगरा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं उसे 35% गोवा नहीं दे सकता कि वो ड्रग्स का धंधा चालू कर दे। कैस्टो को मरना चाहिए था। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैस्टो को आप पर कोई शक तो नहीं हुआ कि आप उसकी जान लेना चाहते हैं। रीटा बोली। क्या वो शक में होगा? वो बेवकूफ तो नहीं है। अगर उसे शक हो गया होगा तो वह जरूर मेरे खिलाफ कोई तैयारी कर रहा होगा। डोगरा ने सोच भरे स्वर में कहा। मेरे ख्याल में कैस्टो से फोन पर आपको बात करनी चाहिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं तो कितना निश्चिंत था कि बीती शाम कैस्टो का काम हो गया होगा। डोगरा फोन पर नंबर मिलाता कह उठा। परंतु उसने पेन माइकल को क्यों दे दिया, ये बात समझ में नहीं आ रही। फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। देर तक जाती रही। फिर कैस्टो की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, गुड मॉर्निंग कैस्टो। डोगरा मुस्कुराकर कह उठा। चंद पलों की चुप्पी के बाद कैस्टो की शांत आवाज आई। डोगरा साहब। सही पहचाना। कल की हमारी मुलाकात बढ़िया रही, सब कुछ आसानी से निपट गया। डोगरा बोला। मुझे आशा नहीं थी कि सब कुछ आराम से निपट जाएगा। उधर से कैस्टो हंसकर बोला। मन साफ हो तो सब काम ठीक से पूरे हो जाते हैं। एक छोटी सी मुलाकात फिर हो जाए। अभी मैं 3 दिन गोवा में ही हूँ। किस सिलसिले में? दोस्ताना मुलाकात। लंच या डिनर हम एक साथ लेंगे, सिर्फ तुम और मैं। मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं ऐसा कर पाता, परंतु कल शाम की फ्लाइट से मैं सिंगापुर आ गया था। इस वक्त सिंगापुर में ही हूँ। वापसी में मैंने अफगानिस्तान जाना है। लौटने में कुछ वक्त लगेगा। ओह, मैं तो सोच रहा था कि हमारी एक मुलाकात और होगी। अगर कोई खास बात हो तो जॉर्ज से बात हो सकती है, उसे भेज दूं क्या? उधर से कैस्टो ने कहा। बात कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ लंच डिनर कुछ भी लेना चाहता था। खैर, फिर कभी सही। मैं बहुत जल्दी मुंबई आऊंगा, वहां मिलेंगे। उधर से कैस्टो ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। डोगरा ने कहा और फोन बंद करके गंभीर स्वर में बोला। उसे मुझ पर शक हो चुका है। कहता है शाम की फ्लाइट से सिंगापुर चला आया था।
जबकि ऐसा नहीं है। उसे पेन में बम होने का पता चल गया था। ऐसा है तो उसने आपके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं? डोगरा ने रीटा को देखकर कहा। वो जरूर कुछ सोच रहा होगा। फिर तो आपको सावधानी से बाहर निकलना होगा। डोगरा पर हाथ डालने से पहले उसे 20 बार सोचना पड़ेगा रीटा डार्लिंग। ये इतना आसान नहीं है। डोगरा की आवाज में सख्ती आ गई। बेहतर होगा कि सुरक्षा के इंतजाम के बिना आप बाहर न निकलें। आज की सुबह बढ़िया नहीं रही, डोगरा ने सोच भरे स्वर में कहा। कैस्ट्रो मारा जाता तो यकीनन सुबह बढ़िया रहती, रीटा बोली। वो मारा जाएगा। सप्ताह 10 दिन और लग सकते हैं। बॉब को फोन करना पड़ेगा। डोगरा ने फोन उठाया और नंबर मिलाने लगा। बॉब तो मुंबई में है। 2 घंटों में प्लेन से गोवा आ जाएगा। तभी बॉब से फोन पर बात हो गई। हेलो बॉब, क्या कर रहे हो? आराम। उधर से मर्दाना आवाज कानों में पड़ी। तुम्हारे गोवा का ही काम है। इस काम में तुम्हें मजा भी आएगा। कैस्ट्रो को जानते हो ना? डोगरा ने पूछा। विपुल कैस्ट्रो? वो ही। मैं जानता हूँ। गोवा पहुंचो और उसे खत्म कर दो। काम हो जाएगा। कब आ रहे हो? शाम तक गोवा पहुंच जाऊंगा। टुडे भी तो आपके पास है, वो ये काम कर देगा। टुडे व्यस्त है मेरे साथ। मैं यहाँ कई जरूरी काम कर रहा हूँ। कैस्ट्रो को तुम साफ करो। शाम तक गोवा पहुंच जाऊंगा। डोगरा ने फोन बंद कर दिया। बॉब आसानी से कैस्ट्रो को खत्म कर देगा, रीटा बोली। वो काम करना जानता है, तभी तो बॉब को ये काम सौंपा। उससे पहले कैस्ट्रो आप पर हमला ना कर दे। लंच के बाद दशील से मिलना है। रात को इब्राहिम के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स है। मेरी बात माने तो टुडे से कहकर सुरक्षा का इंतजाम करा ले। देवराज चौहान भी मौके की तलाश में है, रीटा ने सोच भरे स्वर में कहा। आपकी जान के दुश्मनों की गिनती एकाएक बढ़ गई है। सुरक्षा जरूरी है। वो पेन कैस्ट्रो के पास ही रहा होता तो कल शाम ही वो। विलास डोगरा का मोबाइल बजने लगा। हेलो, डोगरा ने बात की। डोगरा साहब, रमेश डुडे की आवाज कानों में पड़ी। लगता है कल जगमोहन निपट गया। ये तो बढ़िया खबर है। जगमोहन रात भर होटल नहीं पहुंचा जहां देवराज चौहान और हरीश खुदे मौजूद हैं। फिर तो निपट गया होगा, डोगरा कह उठा। देवराज चौहान हरीश खुदे घंटा भर पहले मुंबई चले गए हैं। टुडे की आवाज कानों में पड़ी। ये नहीं हो सकता, डोगरा के होठों से निकला। हमारे लोग नाइट शाइन होटल की निगरानी कर रहे थे जहां देवराज चौहान ठहरा हुआ है। उन्होंने बताया कि घंटा भर पहले देवराज चौहान खुदी के साथ होटल का बिल चुकता करके निकला और दोनों कार पर चल पड़े। मेरे आदमी उनके पीछे थे। वो गोवा से बाहर मुंबई के रास्ते पर निकल गए। हमारे आदमी आधा घंटा उनके पीछे रहे और जब उनको यकीन हो गया कि वो गोवा से पक्के मुंबई की तरफ जा रहे हैं तो वे वापस आ गए। जगमोहन नहीं था उनके साथ? नहीं। ऐसे में देवराज चौहान गोवा से क्यों जाएगा? वो लापता जगमोहन को ढूंढेगा टुडे, डोगरा बोला। पर वो गोवा से चले गए हैं। बात गले से नीचे नहीं उतरती। वो होटल खाली करके गए हैं। अकल से काम ले टुडे। देवराज चौहान मेरे पीछे कोल्हापुर पहुंचा, फिर गोवा आया। वो मुझे खत्म करना चाहता है। साथ ही जगमोहन का उसे कुछ पता नहीं होगा कि वो कहाँ है। ऐसे में वो गोवा से क्यों जाएगा? वो चला गया है। उसका इस तरह जाना मेरी समझ में नहीं आ रहा। डोगरा के चेहरे पर उलझन थी। देवराज चौहान और हरीश खुदे गोवा से चले गए हैं। पता चल जाएगा कि देवराज चौहान किस चक्कर में। जगमोहन ने मुझे बताया था कि दुलेरा ने उन्हें आपके प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाया था। वो सिर्फ बीच रेस्टोरेंट पर विपुल कैस्ट्रो की मुलाकात होने तक का ही प्रोग्राम उससे जान सके थे। विलास डोगरा के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। देवराज चौहान गोवा से चला गया है तो अच्छी खबर है, पर मुझे यकीन नहीं होता, डोगरा बोला। जो भी होगा पता चल जाएगा। इधर कैस्ट्रो से अपनी कुछ गड़बड़ हो गई है। अब गोवा में मुझे सुरक्षा चाहिए। तो अपने लोगों का इंतजाम कर ले। हो सकता है कैस्ट्रो मेरी जान लेने की कोशिश करे। तेरे को हर वक्त मेरे आसपास ही रहना है, समझ गया? 3:30 पर मैंने होटल से निकलना है, डोगरा ने कहा और फोन बंद करके सिगरेट सुलगा ली। कुर्सी पर बैठी रीटा डोगरा को देख रही थी। बहुत परेशानी पैदा हो गई रीटा डार्लिंग। क्या बोला टुडे कि देवराज चौहान गोवा से चला गया है?
रीटा बोली। हाँ, वो? मैं तो ये सुनने की अपेक्षा कर रही थी कि वो लापता जगमोहन को ढूंढता फिर रहा है, रीटा ने गंभीर स्वर में कहा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि जगमोहन के लापता होने पर देवराज चौहान गोवा से क्यों चला गया। टुडे कहता है कि वो मुंबई की तरफ गया है। हमारे आदमी देर तक उनके पीछे रहे थे। डोगरा भारी उलझन में था। देवराज चौहान कोई चाल खेल रहा है। वो इस तरह गोवा से जाने वाला नहीं। वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये ही मेरा ख्याल है। पर यह भी सोचने वाली बात है कि जगमोहन के लापता होते ही उसने गोवा क्यों छोड़ दिया। कम से कम वो आपसे डरने वाला नहीं। नहीं डरेगा वो। साला खतरनाक है डकैती मास्टर। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आपको बहुत सावधान रहना होगा, रीटा बोली। डोगरा ने विचारपूर्ण ढंग से सिर हिला दिया। मेरी तो राय है कि टूर कैंसिल करके 2-3 हफ्ते की छुट्टी लेकर धंधे से गायब हो जाए। ऐसा क्यों? डोगरा ने रीटा को देखा। पता नहीं क्यों, पर मेरा मन कहता है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। मैंने अपने कई लोगों से मिलना है, उनकी समस्याएं सुलझानी है। काम इस तरह अधूरा छोड़कर नहीं बैठ सकता। जान काम से ज्यादा कीमती है। रीटा गंभीर दिख रही थी। तुम ज्यादा चिंता में हो। इतनी भी फिक्र मत करो रीटा डार्लिंग। हमारे धंधे में ऐसे मौके तो आते ही रहते हैं। भागने से काम नहीं चलने वाला। मैं कभी भी नहीं भागा, डोगरा ने शांत स्वर में कहा। मेरे ख्याल में आपको देवराज चौहान से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। कठपुतली किसी और पर भी इस्तेमाल की जा सकती थी, परंतु आपने देवराज चौहान और जगमोहन को ही चुना। मैंने तब आपको इस बात से रोका भी था कि रीटा डार्लिंग, डोगरा मुस्कुरा पड़ा। देवराज चौहान मेरे लिए मामूली चीज है। अभी तक वो ही मेरे पीछे है। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बहुत जल्द देवेंद्र साठी के हाथों मरने वाला है। उसकी तुम परवाह मत करो। वैसे भी वो गोवा से वापस मुंबई चला गया है। हो सकता है उसकी निगाहों में कोई और जरूरी काम आ गया हो। साठी के परिवार को उसने मुंबई में कहीं बंधक बना रखा है। शायद वहां कोई समस्या आ गई हो, या साठी ने अपने परिवार को ढूंढ निकाला हो और देवराज चौहान के लिए मुसीबत खड़ी हो गई हो और उसे जाना पड़ा। यहाँ तक कि वो जगमोहन को भी ढूंढने नहीं निकला। हमें क्या, हम मजे में हैं। देवराज चौहान के साठी के हाथों मरने की खबर कभी भी आ सकती है। विपुल कैस्ट्रो ने जब विलास डोगरा से फोन पर बात करके फोन बंद किया तो चेहरे पर कठोरता नाच उठी। वो नाइट सूट में था और चेहरा देखकर लग रहा था कि कुछ देर पहले ही सोकर उठा है। फोन हाथ में दबाए वो खिड़की के पास पहुंचा और उसे खोला। सूर्य की रोशनी उसके चेहरे पर आ पड़ी। बाहर लोगों पर नजर पड़ी, फिर दूर दिखाई दे रहे समंदर को देखा। सुबह के इस वक्त समंदर बिल्कुल शांत नजर आ रहा था और सतह धूप में रह रहकर चमक रही थी। कैस्टो कठोर नजरों से समंदर की तरफ देखता रहा। चेहरे पर सोचों के भाव थे। मस्तिष्क में डोगरा और माइकल नाच रहे थे। उसे माइकल की मौत का अफसोस था। वो पेन उसने ही माइकल को दिया था जिसमें कि बम था, परंतु बम के बारे में उसे पता नहीं था। उसने तो यूं ही सावधानी के नाते पेन माइकल को दे दिया कि जो डोगरा ने खामखा उसे दिया था। ऐसे में डोगरा का कुछ भी दिया उसे अपने पास में नहीं रखना था। पेन में बम फिट था। डोगरा उसकी जान लेना चाहता था, परंतु मारा गया माइकल। ये खतरनाक बात थी कि डोगरा उसे खत्म कर देना चाहता है कि गोवा में उसी का ही ड्रग्स का धंधा चलता रहे। 35% उसे गोवा देना मात्र दिखावा था। वो मुलाकात तो महज इसलिए थी कि बम युक्त पेन उसे दे सके और उसकी जान चली जाए। डोगरा ने उसके साथ जो खेल खेला था उसका जवाब तो उसे वो रात को ही दे देता। उसके आदमी डी गामा होटल में घुसकर उसकी जान ले लेते। बहुत बुरी मौत मारते डोगरा को, परंतु जॉर्ज ने रोक दिया था उसे। इस मामले में जॉर्ज अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहता था। कैस्टो को जॉर्ज पर पूरा भरोसा था कि वो जो भी करेगा उसकी बेहतरी के लिए ही करेगा। जॉर्ज का कहना था कि अभी डोगरा को छेड़ो मत, उसके धंधे पर कब्जा करो और दोबारा डोगरा को गोवा में घुसने भी मत दो। गोवा आए वो तो उसे खत्म कर देंगे। कैस्टो ने सब कुछ जॉर्ज के ऊपर छोड़ दिया था। कैस्टो खिड़की से हटा और कुर्सी पर आ बैठा। उसने जोएल का नंबर मिलाया। कैसा है जोएल?
उसकी आवाज कानों में पड़ते ही कैस्टो ने पूछा, बढ़िया भाई, सब कुछ शांत है? जोएल का स्वर गंभीर था। हाँ, जॉर्ज काम पर लगा होगा। डोगरा गोवा से कब जाएगा? पता नहीं। क्या ये बढ़िया नहीं होता कि हम डोगरा को खत्म कर देते? जोएल का आने वाला स्वर कठोर हो गया था। जॉर्ज जो कर रहा है उसे करने दो, उसका सोचना भी गलत नहीं है। एक बार धंधा हमारे हाथ में आ गया तो गोवा में अपनी ही चलेगी। तब डोगरा अपने पांव यहाँ नहीं टिका पाएगा। होटल डी गामा में उसका हिस्सा है, ऐसा कई बार सुना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे धंधे पर हम कब्जा करके ही रहेंगे। कैस्टो के दांत पिंच गए। डोगरा ने मुझे बम वाला पेन देकर जो खेल खेला वो अब उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैं डोगरा को खत्म करना अभी कुछ भी नहीं। जॉर्ज को अपना काम करने दो, जहां हो वहीं पर रहना, वहां से बाहर मत निकलना। बेहतर होगा कि अभी किसी को फालतू में फोन मत करो और लोगों के फोन रिसीव भी मत करो। हमें बिल्कुल शांत हो जाना है। हो सके तो जूली को भी कम से कम वहां आने को कहो। जब तक डोगरा गोवा में है हमारे लिए खतरा है। समझ गए जोएल? ठीक है भाई। कैस्टो ने फोन काटा और जॉर्ज के नंबर मिलाने लगा। चेहरे पर कठोरता थी। जॉर्ज से बात हो गई। कुछ देर पहले डोगरा का फोन आया था जॉर्ज। कैस्टो एक एक शब्द को चबाकर कह उठा। वो मुझे टटोल रहा था कि मुझे पेन बम का पता लग पाया या नहीं। माइकल की मौत का भी उसने जिक्र किया। उसे आशा होगी कि मैं पेन बम के बारे में कुछ कहूँगा। जला भुना बैठा होऊंगा, परंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सामान्य ढंग से बात की। ये अच्छा किया कैस्टो साहब। वो मुझसे मीटिंग चाहता था। कैस्टो उसी लहजे में बोला। क्यों? वो लंच या डिनर का बुलावा दे रहा था, मेरे साथ दोस्ताना करने को कह रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होना था। एक बार तो मैं बच गया किस्मत से, अब की बार वो मेरा पक्का इंतजाम करना चाहता होगा। कैस्टो के स्वर में खतरनाक भाव आ गए। मैंने बहुत प्यार से उसे बताया कि इस वक्त मैं सिंगापुर में हूँ, वापसी में कुछ दिन लगेंगे। पहले गोवा पर अपना अधिकार कर लें, उसके धंधे को उखाड़ दें। जॉर्ज उधर से गुस्से से कह उठा। फिर साले को तसल्ली से देखेंगे, बहुत बुरी मौत मारेंगे डोगरा को हम। मैं तुम्हारी वजह से रुक गया, वरना अब तक तो डोगरा जिंदा ही ना होता। कैस्टो दांत भींचे कह उठा। रुकना ही बेहतर है। आनन फानन डोगरा को मार देने में कोई फायदा नहीं था। हमें खामोशी के साथ उसका धंधा गोवा से उठा देना चाहिए। अपने पांव मजबूती से टिका लेने हैं। जब एक बार उसका ड्रग्स का धंधा गोवा से उठ गया तो फिर वो कुछ नहीं कर सकेगा। वो हमेशा याद रखेगा कि उस पेन ने गोवा से उसे भगा दिया। अगर वो कभी गोवा आता है तो हम उसे मार देंगे। तुम क्या कर रहे हो? तैयारी में लगा हूँ। कल शाम से मैंने 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं ली और अपने लोगों को भी लेने नहीं दे रहा। मेरे कुछ लोग तो इस बात पर नजर रखे हैं कि विलास डोगरा कब गोवा से कूच करता है। दूसरी तरफ मैं गोवा में डोगरा के धंधे से ताल्लुक रखते हर एक आदमी के पीछे एक आदमी खड़ा करता जा रहा हूँ। जैसे कि गोवा में डोगरा का ड्रग्स का गोदाम कहाँ कहाँ है, मेरे पास पूरी खबर है। वहां अपने आदमी लगा दिए हैं जो नजर रख रहे हैं। वो तब तक खामोशी से नजर रखेंगे जब तक कि मेरा इशारा नहीं मिलता। जॉर्ज की आवाज कैस्टो के कानों में पड़ रही थी। जो लोग गोवा में आने वाली डोगरा की ड्रग्स को रिसीव करके गोदामों तक पहुंचाते हैं, उन सब पर आदमी लग चुके हैं हमारे। अब जो लोग गोदामों से ड्रग्स उठाकर गोवा के डीलरों या दलालों को सप्लाई करते हैं, उन लोगों को अब एक एक करके ढूंढा जा रहा है। वो नजर आते हैं तो एक आदमी पक्के तौर पर उसके पीछे लग जाता है। फिर जो जो डीलर हैं या उनके आदमी हैं, उन्हें पक्के तौर पर कल तक अपनी नजरों में ले लिया जाएगा। परंतु डीलरों की हमने हत्या नहीं करनी है। डोगरा के गोवा से कूच करते ही मेरे इशारे पर ड्रग्स के धंधे पर लगे डोगरा के आदमियों पर एक ही वक्त पर हमला होगा और 2 घंटों में वो खत्म हो जाएंगे। गोदामों से ड्रग्स उठाकर हम अपने कब्जे में ले लेंगे। डीलरों को धमकी दी जाएगी कि वो आज के बाद डोगरा का माल ना तो खरीदेंगे ना बेचेंगे। 2-4 डीलर हमारे विरोध में आवाज उठाएंगे, परंतु हम उन्हें खत्म कर देंगे। ये देखकर दूसरे डीलर भी संभल जाएंगे। उन्हें बता देंगे कि गोवा में ड्रग्स का धंधा करना है
तो हमसे ड्रग्स लेनी होगी। हम उसी भाव में ड्रग्स देंगे जिस भाव में विलास डोगरा उन्हें देता था। हमारे 25 आदमी गोवा में डोगरा के आदमियों को ढूंढकर खत्म करते रहेंगे जो डोगरा के लिए काम करते थे। अगर उन्हें जान बचानी होगी तो वो गोवा छोड़कर भाग जाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। जब तक डोगरा के कानों तक गोवा की खबर पहुंचेगी तब तक सब जगह पर हमारा कब्जा हो चुका होगा। डोगरा के पास करने को कुछ नहीं बचेगा। इस योजना में बहुत मेहनत और बहुत आदमी लगेंगे। कैस्ट्रो ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास बहुत आदमी हैं, फिर भी हम किराए के लोगों को लेते जा रहे हैं, परंतु अभी किसी को बताया नहीं है कि हमारा प्लान क्या है। काम शुरू करने से सिर्फ 15 मिनट पहले ही बताया जाएगा। इसमें डोगरा के कितने आदमी मरेंगे? कैस्ट्रो ने पूछा। 40 के करीब। जॉर्ज की आवाज कानों में पड़ी। 40 लाशों को पुलिस कभी भी पसंद नहीं करेगी जॉर्ज। वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर आपको पुलिस को पहले ही सेट करना होगा। जॉर्ज की गंभीर आवाज आई। तब भी 40 लाशें? पुलिस अगर चाहेगी तो उसे एक लाश भी नजर नहीं आएगी। इधर से जॉर्ज ने ठंडे स्वर में कहा। कैस्ट्रो के होठ सिकुड़ गए। 40 लाशों को हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना मामूली बात है, खास तौर से जब वो डोगरा के आदमी हो तो। ठीक है, मैं कमिश्नर से बात करूंगा। हमें उन खास पुलिस वालों को सब कुछ बता देना होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, जो कि हमारे काम आते रहे हैं। बात उनकी जानकारी में होगी तो तभी वो हमारी सहायता कर पाएंगे। कल तक मैं सबको सेट कर लूंगा। मैं उन्हें समझा दूंगा कि डोगरा के आदमियों की लाशें गिरेंगी, परंतु हाथों हाथ उन्हें गायब भी कर दिया जाएगा। कैस्ट्रो ने कहा, पुलिस का खर्चा काफी बैठ जाएगा, परंतु हमें नुकसान नहीं होगा। जॉर्ज की आवाज कानों में पड़ी। डोगरा के जो ड्रग्स हम अपने कब्जे में लेंगे वो करोड़ों की होगी। ये बात पुलिस को भी पता होगी और उसमें से भी पुलिस को हिस्सा देना होगा। हमने पुलिस को किसी भी तरफ से नाराज नहीं करना है। पुलिस खुश रहेगी तो तभी हम धंधा कर पाएंगे। पुलिस जानती है कि गोवा में ड्रग्स का धंधा कभी भी रुक नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। हर रोज हजारों सैलानी आते हैं। ऐसे में पुलिस की भी मजबूरी है कि हमारा साथ देना और गोवा में शांति बनाए रखना। पुलिस की तुम जरा भी फिक्र मत करो जॉर्ज। जिस ढंग से तुम काम को पूरा करने में लगे हो तो लगे रहो। डोगरा जब गोवा से जाए तो फौरन मुझे बताना। जी कैस्ट्रो साहब, मुझे खबर देते रहना कि तुमने क्या क्या काम पूरा कर लिया है। कैस्ट्रो ने खतरनाक स्वर में कहा और फोन बंद करते ही दांत भींचे बड़बड़ा उठा। तू तो गया डोगरा। मेरी जान लेने की कोशिश करना तेरे को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।